आम तौर पर शुरुआत नमस्कार या किसी मुद्दे को बताते हुए होती है, लेकिन आज माफी से होगी। माफी इसीलिए क्योंकि मैंने 10 दिनों तक सुबह सवेरे नहीं किया। बीच में 1-2 दिन का समय मिला था, लेकिन मुझे पता था कि एक दिन के बाद अगले दिन मुझे फिर से काम है और मैं नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। और अब जब लग रहा है कि मैं लगातार सुबह सवेरे आप लोगों तक समय से पहुंचा पाऊंगा, तो आज से ये सेगमेंट फिर से शुरू हो रहा है। इसके बाद जो कप टेबल पर रखा हुआ है, इसके लिए प्रिंस राज का शुक्रिया। कल ही वो इसे हमारे ऑफिस में पहुंचा गए। बाकी अब परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सुबह सवेरे देख रहे हैं। अपडेट ये है कि पहले हम सुबह सवेरे में 3 खबर बताते थे, लेकिन अब 5 खबर बताएंगे। पहले खबर की शुरुआत नीतीश कुमार, बिहार की पूरी सरकार और बिहार की पुलिस प्रशासन को लानत भेजने से शुरू होती है। लानत इस बात का कि अब तक 15 साल की बच्ची का पता बिहार पुलिस नहीं लगा पाई है। अब खबर की तह तक पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर की एक लड़की को 3 सितंबर को डकैतों ने उठा लिया। लड़की के साथ गहने और रुपये भी लूट लिए गए। मामले को 6 दिन हो गया। अब तक उस लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिला है। उस बच्ची का हाथ पैर बांधकर उसे अगवा कर लिया गया और बिहार की पुलिस अब तक जांच ही कर रही है। नीतीश कुमार और बिहारियों के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बीएचयू के छात्र उस बच्ची को खोजने के लिए फाइंड बिहार की बेटी नाम का कैंपेन चला रहे हैं। फिर भी हम जानते हैं कि हमारी सरकारों को और पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी आप अपने स्क्रीन पर उस ट्वीट को देख रहे हैं जो उस बच्ची को ढूंढने के लिए बीएचयू के बच्चे चला रहे हैं। बच्ची के पिता का नाम शंभू पांडे है और उसे 3 सितंबर को घर से माँ बाप की आंखों के सामने उठा लिया गया। इस किडनैपिंग से 2012 के सितंबर में हुई एक और बच्ची की किडनैपिंग याद आ रही है, जिसकी गुत्थी 8 साल बाद भी सुलझ नहीं पाई है। या यूं कहिए कि बिहार पुलिस पर यह दाग आजीवन रहेगा कि वो अपने प्रदेश में गुम हो रहे बच्चों का या बच्चियों का ख्याल नहीं रख पा रही है। 2012 में जिस बच्ची का किडनैपिंग हुआ था, उस बच्ची का कंकाल कुछ दिन बाद ही उसके घर के पास एक नाले में मिला था। सीबीआई ने जांच भी की थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने सुशासन का दावा हर जगह जाकर ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जब हम ये खबर सुनते हैं कि घर से किसी बच्चे को उठा लिया गया और बिहार पुलिस अब तक इसमें कुछ नहीं कर पाई, तो लगता है कि नेता कितने झूठे होते हैं। फिर सवाल खड़ा होता है बिहार के प्रशासन पर, फिर सवाल खड़ा होता है बिहार पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों पर कि उनकी मुस्तैदी आखिर कहाँ है। सिर्फ चुनाव भर को मैनेज करने के लिए तो पुलिस को नहीं बनाया गया है ना। बाकी लोगों में भी गुस्सा है। छात्र छात्राएं भी उस लड़की को खोजने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेनिंग कर रहे हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा वो आपको बताएंगे। अब दूसरा खबर, बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेता लोगों का प्रलोभन देना भी शुरू हो गया है। जो सड़क 10 साल से नहीं बना है, उस सड़क को भी केंद्र पास कर दे रहा है ताकि एनडीए को उसका फायदा मिल सके। केंद्र की सरकार जो एनएच को बनाती है, वो एनएच इसलिए शायद रोक कर रख लेती है कि चुनाव के समय में उसे पास करवाकर लोग को कहा जाएगा कि देखिए हमने सड़क बनवा दिया। इसी के मद्देनजर बिहार में एनएच 80 मुंगेर, भागलपुर, पीर रपौती, कहलगांव, मिर्जा चौकी तक 120 किलोमीटर सीमेंट का कंक्रीट रोड बनेगा। ये 2 लेन का सड़क बनेगा और जरूरत के हिसाब से कहीं कहीं इसको 4 लेन में भी तब्दील किया जाएगा। खबर के मुताबिक 3 महीने के अंदर इसका काम शुरू हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसके आदेश भी दे दिए हैं। अब आप NH 80 के बारे में जान लीजिए। एक डाटा के अनुसार NH 80 पर तकरीबन 25,000 गाड़ियां चलती हैं। बिजनेस के हिसाब से भी ये रोड काफी महत्वपूर्ण है। मुंगेर भागलपुर के लोगों को असुविधा हो रही थी और इसी के लिए 971 करोड़ रुपया मंजूर कर लिया गया है और अब रोड को 10 मीटर चौड़ाई के साथ बनाया जाएगा। कुछ दिन पहले ही इस रोड की मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपया पास किया गया था और अब इसको नए सिरे से बनाने की मंजूरी मिल गई है। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार का सबसे बिजी रोड NH 80 ही है। मिर्जा चौकी से पूरे बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल की पत्थर आपूर्ति का यह सबसे प्रमुख रोड है। कहलगांव NTPC से सहरसा, मधेपुरा, बेगूसराय, पूर्णिया, किशनगंज के लिए भी यह रास्ता उपयोग में आता है। अब इतना बता दिया तो ये भी जान लीजिए कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये NH 80 जो है वो महत्वपूर्ण रोड है जो बनने जा रहा है। बाकी खबर के अनुसार मैंने जो ऊपर बताया कि 3 महीने में इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा कि 3 महीने के बाद चुनाव भी खत्म हो जाएगा। पास होने के बाद क्या स्थिति होती है और क्या होते आ रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
और अभी तो कई लुभावने स्टंट सरकार के द्वारा जारी किए जाएंगे ताकि वोटरों को लुभाया जा सके। अब तीसरा खबर, कल डीआईजी विकास वैभव ने ट्रैफिक पुलिस के एक कांस्टेबल को सम्मानित किया है। कांस्टेबल साहब का नाम है अशोक कुमार। सम्मानित करने का वजह सुनिए। पटना में पिछले कुछ दिनों से रह रहकर बारिश हो रही है और कल भी बारिश हो रही थी और इसी बारिश की वजह से ट्रैफिक स्लो हो गया था। पटना की सड़कों पर ट्रैफिक का स्लो होना आम से भी आम हो गया है और घर से निकलने से लेकर कहीं पहुंचने तक अगर आप आधा एक घंटा का बैकअप लेकर नहीं निकलिएगा तो समझिए कि पूरे दिन का टाइम टेबल किसी भूकंप की तरह हिल जाएगा। अब ज्यादा पटना के ट्रैफिक में घुसेंगे तो 1 घंटा के बाद ही इस कार्यक्रम को समाप्त कर पाएंगे। इसीलिए अपने मूल खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि कांस्टेबल अशोक कुमार बारिश में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और बदन पर लिपटे वर्दी की जिम्मेदारियों को समझते हुए बारिश की परवाह करते किए बिना ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर उतर गए। संयोगवश डीआईजी साहब वहां से गुजर गए और उनकी नजर अशोक पर पड़ गई। डीआईजी साहब ने उसी वक्त अशोक कुमार को बुलवाया और उसकी प्रशंसा की और फिर अशोक कुमार को बाद में बुलवाकर 2500 रुपया और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर उसी तस्वीर को देख रहे हैं जिसमें अशोक कुमार को डीआईजी साहब सम्मानित कर रहे हैं। यह तस्वीर डीआईजी साहब ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और इस तस्वीर के नीचे जो कैप्शन लिखा हुआ है उस पर चर्चा करना भी जरूरी है। डीआईजी साहब ने कैप्शन में लिखा है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। अर्थात जो लायक होते हैं उन्हें सम्मान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस अपने कर्मों से पूरे विश्व में वो सम्मान पाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पंक्तियां दिनकर ने लिखी हैं जिसका जिक्र दिनकर ने अपने किताब रश्मि रथी में किया है। किसी बड़े अफसर का किसी छोटे रैंक के अधिकारी को सम्मानित करना और अशोक कुमार की कर्तव्यनिष्ठा दोनों अच्छी बात है और दूसरे पुलिस कर्मियों को भी इनसे सीख लेने की जरूरत है। सम्मान भले ही ना मिले लेकिन अपनी आत्मा जरूर संतुष्ट होती है। अब चौथा खबर, वादों और दावों के बीच बिहार के लिए एक अच्छी खबर आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुशखबरी सरकार की तरफ से आई है जिस तरफ से हमेशा लोगों को मायूसी हाथ लगती है। हालांकि चुनाव नजदीक है इसीलिए सौगात की उम्मीद तो हो ही सकती है। ये सौगात मिला है बिहार के दरभंगा को। जानकारी के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही विमान सेवा शुरू हो सकती है और ये संभव हो जाएगा कि एयरपोर्ट से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत इसके माध्यम से बहुत जल्द ही यहाँ उड़ान भरना शुरू कर देगी। जल्दी उड़ान शुरू होने की जानकारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिया है जिससे ये उम्मीद काफी बढ़ गई है कि यहाँ पर जल्द ही हवाई सफर आसान हो जाएगा जिससे मिथिला के क्षेत्र को देश विदेश से आसानी से जोड़ा जा सकता है। इससे अन्य हवाई अड्डों पर भी दबाव कम होगा और लोगों को सहूलियत भी मिलेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर 92 करोड़ रुपए की लागत से सिविल इनक्लेव का निर्माण किया जा रहा है। साथ में ऐसा बिल्डिंग का निर्माण भी किया जा रहा है जहां कार पार्किंग की व्यवस्था होगी। दरभंगा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना से संबंधित है और जानकारी के लिए आपको ये बता दें कि इसका रनवे 9000 फीट का होगा। वैसे जानकारी ये भी है कि बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 6500 फीट है जिससे ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर बड़े हवाई जहाज भी आसानी से लैंड कर पाएंगे। वैसे इतनी जानकारियों में एक जानकारी ये भी है कि स्पाइस जेट के विमान यहाँ से उड़ान भरेंगे और ये विमान दिल्ली से दरभंगा के बीच उड़ेंगे। हालांकि जहाज का परिचालन कब से शुरू होगा इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है लेकिन कयासों के बाजार में ये चर्चा तेज है। ये सुविधा अक्टूबर में शुरू हो सकती है, वैसे नवंबर में चुनाव भी है। खैर दरभंगा से और उसके आसपास से दिल्ली जाने वाले का राह अब आसान हो जाएगा। इससे अन्य एयरपोर्ट पर भी दबाव कम पड़ेगा और साथ ही साथ लोगों को ट्रेनों से होने वाली समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अब अंतिम और पांचवी खबर, 2015 में मोदी साहब स्मार्ट सिटी मिशन लाए थे। स्मार्ट सिटी मिशन के प्रारूप को ऐसे तैयार किया गया था कि जैसे कोई सिटी स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर गया तो अमेरिका बनकर ही दम लेगा। किसी सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए 5 साल का समय दिया गया था और इसी मिशन में जब 2017 में पटना को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया तो पटना वासियों को लगा कि अब अमेरिका के लोग पटना टूरिज्म पर आएंगे और अब तक हुआ ये है कि पटना इस साल स्वच्छता के सर्वेक्षण में गंदगी के मामले पर टॉप कर गया है। हुआ ये है कि पटना के नाले बारिश में सड़कों पर घूमने निकल आते हैं। हुआ ये है कि स्मार्ट सिटी के लिए आवंटित 2776 करोड़ का 1/3 भी 3 सालों में खर्च नहीं हुआ है।
स्मार्ट सिटी मिशन स्मार्ट तरीके से गायब हो गया और अब तो उस पर बातें भी नहीं होती है। लेकिन संयोग से कल बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश वर्मा ने पटना को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर यह दावा किया है कि 2022 तक पटना स्मार्ट सिटी बन जाएगा। हालांकि पटना 17 से ही स्मार्ट सिटी बन रहा है, अब तक कुछ खास नहीं हुआ है और आगे भी कुछ खास नहीं होगा, ये हमें पता है। लेकिन मंत्री साहब ने दावा तो कर दिया है, कुछ नया नहीं होगा। पटना अगर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाता है तो किसी का दोष किसी और पर थोपा जाएगा और खुद के कलंक को मिटा लिया जाएगा। बाकी आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। पिछले कुछ दिनों से जो सहायता राशि आप भेज रहे हैं उसे जारी रखिए। हमारा मेहनत और हमारा जुनून तभी कायम रह पाएगा। धन्यवाद।